हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या है? जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी मान, √2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, कोई भी मान संभव हो उनको वास्तविक संख्या कहते हैं, जिनका मान संभव हो। ठीक है। अब वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक जो संख्याएं होती है वो भी वास्तविक संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है वो भी वास्तविक संख्याएं होती है, परिमेय संख्या होती है वो भी वास्तविक संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या होती है जैसे √2, पाई, वो भी वास्तविक संख्या आती है। वास्तविक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। वास्तविक संख्या में सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं, है ना। जो वास्तविक संख्याएं होती है उसमें सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो वास्तविक संख्या को क्या करते हैं, हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या रेखा है, जैसे कि ये, हमें वास्तविक संख्या को इसके ऊपर निरूपित कर सकते हैं। ये इसका मूल बिंदु 0, तो अगर वो संख्या इस रेखा पे कहीं भी आ सकती है तो हम उसे वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, वास्तविक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है ना। वास्तविक संख्याएं जो क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। चौथा है 0, √2, पाई, 1, 1/2, 1.2 सभी वास्तविक संख्याओं के उदाहरण है। कोई भी संख्या जिसका कोई मान हो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है ना। परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q बराबर नहीं हो 0 के, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 2/3, 3/4 एक्सेट्रा। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। जैसे कि √2। अब हम √2, √3, √पाई, इनको इसके रूप में, बटे के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। इसलिए ये सारी संख्याएं कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब आगे पढ़ेंगे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या कौन सी हो गई, जैसे जिसका भाग किया जा सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं 10। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो जैसे ये हो गया, है ना, 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5। सपोज अगर ये 20 हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20, है ना। तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है हुआ उसका, और ये क्या है, भाज्य गुणनखंड। तो क्या कह रहा है, ये प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। पहली जो संख्या है हमारी क्या है, 140। तो 140 को हमने ऐसे लिख दिया, 140 को हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से हल। तो हमें पता है कि ये एक सम संख्या है जो कि 2 से कट सकती है, तो 2 × 14 के 70। पीछे सम संख्या 0 है तो इसका मतलब ये भी सम संख्या है, तो ये भी
2 से कट जाएगी, 35 दूनी 70। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं ये एक विषम संख्या है जो 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि पीछे 5 है। तो जिसके पीछे 5 होता है वो किससे कटती है, या तो 5 से कटती है या किसी वो सिर्फ 5 से कटती है ना, जिसके पीछे 5 होता है। तो हम इसे 5 से काट लेते हैं, 5 सते 35। कहने का मतलब 5 तो आएगा ही आएगा, अगर पीछे 5 है तो उसके गुणनखंड में 5 तो आएगा ही आएगा। अब ये 7 से कट जाएगी, 7 को 7, तो जो इसका गुणनखंड हो जाएगा वो इस तरह हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, है ना। इसी का नेक्स्ट सवाल है 56, है ना, दूसरा वाला 156। 156 को कैसे हम कर सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड। तो 156 को हमने इस तरह लिखा, ये हमें पता है कि समय, इसलिए ये भी 2 से कट जाएगा, है ना। तो 2 सते 14, एक इधर आ गया, 2 आटे 16। ये अगेन हमें पीछे पता है सम है, इसलिए ये भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, बच गया 1, तो 1 किससे कटेगा, 2 तिया 6, 1 बच गया, तो ये 18 हो गया, 2 नाम 18। पीछे 9 है तो ये 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, लेकिन 13 किसी से नहीं कटेगा, ना 2 से ना 3 से, ये सिर्फ अपने आप से कटेगा। बड़ा घमंडी है इसलिए इसको इससे काट दिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो जो इसका गुणनखंड हो जाएगा वो, इसमें भी 2 2 बार है इसलिए 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये क्या होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा चौथा आपको करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 2 पे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, तो संख्याएं हैं हमारी, पहला सवाल है दूसरे का पहला, संख्याएं हैं हमारी, दूसरे का पहला सवाल है 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ता है। तो 26 का अलग निकाला, 91 का अलग निकाला। 26 हमें पता है कि सम संख्या है इसलिए 2 से कट जाएगा, तो 2 को 2, 2 तिया 6, 13 दूनी 26 होता है, ये 13 से ही कटेगा। 91 हमें पता है 13 से 91 होता है, तो 7 से कट जाता है और दूसरा 13 से कटेगा, तो 13 से 91 13 1, तो जिसका HCF आ जाएगा वो HCF जो होता है वो क्या होता है, कॉमन, है ना, 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13। तो हमने देखा इसमें क्या कॉमन है दोनों संख्याओं में, 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 क्या हो जाएगा इसका HCF। तो HCF क्या आ गया, HCF संख्याएं कौन सी है, 26 और 91, जो कि है 13। अब इसका LCM निकाल लेते हैं, LCM, है ना, LCM लिखा हमने, LCM हम एक साथ निकाल सकते हैं 26 और 91 का, 26, 91, छब्बीस किससे कटेगा हमें पता है, ये 2 से कट सकता है, तो 13 दूनी 26, 91 नहीं कटेगा इसलिए वैसा का वैसे उतार दिया, है ना। अब हम इसको किससे काट सकते हैं, 91 तो 7 से कट जाएगा, ठीक है।
और 13 वैसा का वैसे ही लिख देंगे, और 13 सते 91, तो ये 13 से कट जाएगा। अब दोनों में 13 है तो 13 से काट देंगे, 1 1। ठीक है, तो 2 × 7 × 13, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 सते 91 है ना, 91 × 2, 13 सते 91 हो गया ये। तो हम इसको इजी करने के लिए 91 × 2 कर लेंगे। तो 2 को 2, 2 को 2, 2 9 18, तो 182। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 182। ठीक है ना। एक बार पॉज मार के इसे कॉपी कर लीजिए। अब हमें करना है उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर लेंगे, और एक तरफ जो संख्याएं दी हुई है 26 और 91, उसका आपस में गुणा कर लेंगे। जितना आंसर आएगा वो आपस में बराबर होंगे। अब लिख लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। एलसीएम किसका, 26, 91 का, इंटू एचसीएफ वो भी किसका, 26, 91 का, 26, 91 का इज इक्वल टू 26 × 91। तो एलसीएम कितना आया था हमारा इसका, 182, और एचसीएफ कितना आया था, 13, जो कि बराबर होता है किसके, 26 × 91 के। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स डू इट इन ए इजी वे, है ना। पहले 3 का गुना कर लेते हैं, फिर 1 का कर लेते हैं। 13 का इधर कर लेते हैं और 91 का फिर इधर कर लेंगे, है ना, इजी स्टेप में। 3 का गुना इधर किया, 3 दूनी 6, 3 का 3 8 24, 24 का 4 हासिल आई 2, 3 को 3, 3 और 2 5। अब 1 का कर लेंगे, 182, 6 6 8 5 13 हासिल कर 2 23 66। इधर का कर लेंगे, इधर गुना करेंगे, 1 से कर लेते पहले। 1 से किया 26 में, तो 26 आएगा। फिर 9 से करेंगे, तो 9 छके 54 का 4 हासिल आया 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 18 से 19 20 21 22 23, है ना। सॉल्व कर लेंगे, 6 6 3 2 आ गया दोनों तरफ। 23 66 इज इक्वल टू 2366। हेंस प्रूव्ड। ये हो गई हमारी उत्तर की जांच। तो सभी सवालों में ऐसे ही करना है ना। ये दोनों आपको करना है, 510 और 92 का। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तीसरा सवाल देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम इसी मेथड से हमें इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो संख्याएं हमारी, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला है 12 15 21 का। तीसरे का पहला 12 15 21, है ना। पहले निकाल लेते हैं हम एचसीएफ। संख्याएं हमारी 12 15 21।
सबसे पहले इसका HCF निकाल लेते हैं, फिर हम LCM निकाल लेंगे। तो हमें पता है ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, ये काट लिया हमने। 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 15 किससे कटेगा, ये 3 3, 15 हमारा 3 से कट सकता है, तो 3 पंजे 15, 5 को 5, 21 हमारा किससे कट सकता है, 21 किससे कट सकता है, 3 हमारा 21 हमारा 3 से कट सकता है, तो 3 7 21, 7 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी तरह ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 5, और ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 7। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 3 कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है, इसलिए इसका जो HCF आ जाएगा किसका, इन संख्याओं का, 12 15 21, 12 15 21, तो क्या रहेगा इसका HCF 3। इसी तरह LCM निकाल लेंगे, LCM निकाल लेते हैं, तो LCM कितना आएगा, 12 15 21, किससे कटेगा, ये 2 से कट सकता है, 2 छंग 12, 15 21 ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ये किससे कटेगा, अगेन 2 से कट सकता है, 2 तिया 6, 15 21 को वैसे का वैसे ही लिख दिया। लेकिन अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 को 3, 3 पंजे 15, 3 सते 21, अब ये 5 से कटेगा, है ना, 1 को वैसे वैसे उतार दिया, 5 को 5, और 7 को वैसे वैसे उतार दिया। अब ये 7 से कटेगा, 1 1 1, तो जो गुणनखंड आ जाएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ रहा है, 2 को 2 2 दून 4, 4 तिया 12, 12 5 60, है ना, 60 इंटू 7 करेंगे तो 6 7 42, 6 7 42, तो ये आ जाएगा 420। आंसर क्या आ गया इसका, 420। तो ये हमारा हो गया HCF और ये हो गया LCM। यहाँ पे लिख देंगे LCM 12 15 21 का कितना आया, इज इक्वल टू 420। इसी तरह चौथा कर लेते हैं। अब आई होप कि इसका दूसरा तीसरा आप कर लोगे। चौथा सवाल है हमारा, HCF जो है वो 306 और 657 है, जिसके बराबर 9 है ना। HCF दिया है, LCM हमें ज्ञात करना है, संख्याएं भी दी हुई है। HCF जो है वो कितना है, दिया है, सवाल नंबर चौथा दिया है, क्या दिया हुआ है, जो HCF है वो कितना है, HCF किसका, 306 और 657 का, 306 कामा 657 का कितना है, 9। LCM निकालना है ना, संख्याएं क्या है सेम, 306 कामा 657, ये निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है, हमें पता है जो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो इसका LCM HCF हमें पता है कि कितना है, 9 है ना। LCM जब निकालना है तो हम कर सकते हैं LCM इज इक्वल टू, है ना, 306 इंटू 657 बटे में हम HCF को भेज सकते हैं, और HCF है हमारा 9 के बराबर, जो कि दिया हुआ है, तो 9 से इसे काट लेंगे, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, और ये भी 3 से कट जाएगा, 3 को 3, 0 की 0 उतार दी, 3 दूनी 6,
ठीक है, इस 3 से फिर हम इसे काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकू 3, बच गया 2, 3 में 27, 102 इंटू 219, 102 इंटू 219 सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, अगर इसका आंसर 22,338 आ रहा है तो ये करेक्ट है, 22,338। पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब इस प्रश्न को समझने की जरूरत है कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न कहना यह चाह रहा है कि ऐसी संख्याएं है ना, क्या ऐसी संख्याएं एग्जिस्ट करती है जिसमें 6 की घात n के ऊपर n जो है, जैसे ये 6 की घात n है, इसके ऊपर ऐसी कोई सी संख्या लगाएं ताकि ऐसी कोई सी संख्या आ जाए जिसके अंत में 0 आए, जैसे कि 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 0, लेकिन अंत का अंक जो होता है उसका इकाई का जो अंक है वो 0 आना चाहिए, है ना। तो ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट करती है क्या n के नंबर के लिए, जहां पे n क्या है, प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होती है ना। तो लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये एक थ्योरेटिकल सवाल है जिसको ऐसा लिखेंगे, 6 की घात n के लिए, 6 की घात n के लिए कोई भी संख्या कोई भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं है जिसके अंत में 0 आए, है ना। कोई भी ऐसी, जैसे कि 6 की घात n, है ना, लिख लेंगे, क्योंकि चूंकि 6 की घात n को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, 6 को हम इस तरह तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो ये 2 इंटू 3 की घात n है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि 6n के गुणनखंड में केवल केवल 2 और 3 आता है। दो और 3 आता है, जबकि ऐसी संख्या जो 0 पे समाप्त हो, उसके गुणनखंड में 5
निश्चित रूप से आता है, रूप से आता है। और इजी करने के लिए देखो ऐसा कर सकते हैं हम कि हमें पता है जैसे कि 10 संख्या है, 10 है 20 है 30 है। तुम ऐसी कोई सी संख्या ले लो जिसके अंत में शून्य है, उसके गुणनखंड में 5 आएगा ही आएगा, और कुछ आए ना आए 5 तो आएगा ही आएगा। कोई सी ऐसी संख्या ले लो, 10 20 30 40 जो भी हो, है ना, लेकिन 5 तो उसके गुणनखंड में आएगा ही आएगा। इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 6n के लिए कोई भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं है जिसके अंत में शून्य आए, है ना। क्यों? क्योंकि उसके गुणनखंड में 5 नहीं आता। अगला सवाल है हमारा, ये कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। इन्होंने दो संख्या दी हुई है प्रश्न क्रमांक 7 छठे में, छठे सवाल में 1.1 के की दो संख्याएं हैं 7 × 11 × 13 × 13 + 13 और एक संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, है ना। भाज्य संख्या है, हमें सिर्फ इतना याद करना है क्या ये भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्याओं का क्या होता है, जिस ऐसी संख्या है जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए, है ना। तो गुना कर लेंगे, देखेंगे इसका जब हम इसका गुना करेंगे, है ना, तो इसको भिन्न रीत से सॉल्व कर लेंगे। 7 × 11 × 13, पहले इन तीनों का गुना कर लेंगे, उसके बाद जो भी आए उसमें 13 जोड़ देंगे। इसी प्रकार इन सबका गुना कर लेंगे और जो भी आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे। तो जब हम इसका गुना करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1014 और इसका आंसर आएगा 5045। गुना करने पर इसका आंसर आया 1014 और इसका आंसर आया 5045, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके जो अंत में क्या है, इसके भी अंत में क्या है 5 अंत में है, तो ये 5 से कटना ही कटना है। इसके अंत में 4 है और ये सम संख्या है तो ये भी कटेगी ही कटेगी। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों संख्याएं भाज्य हैं। भाज्य है ना। देख लेते हैं 7वां प्रश्न। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है? वृत्ताकार पथ। ऐसा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया यहां से दौड़ना प्रारंभ करती है और इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि तेज दौड़ता है। रवि को लगते हैं इसका पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट। ये सोनिया और ये रवि। रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? वो दोनों यहां से दौड़ना शुरू करते हैं और पूरा चक्कर लगाते हैं, तो देखते हैं वो कितने मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। 7वां 12, 18 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 12, 2 × 9 18, 6 है 2 से कट जाएगा, 2 × 3 6,
9 ऐसे का वैसे, ये 3 से कटेगा 1, 3 3 9, 1 से 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो आंसर आ जाएगा इसका 36। तो ये 36 मिनट बाद आंसर लिखेंगे हम। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। I hope you understand this Prashnavali. If you have any doubt, you can ask me in the comment section.